ओके, लेट्स स्टार्ट। बोर्ड स्कूल एजुकेशन प्रैक्टिस पेपर का कोड सी अकाउंटेंसी का। जल्दी से हम इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को एक फर्म ने साझेदार को 1 लाख का लोन दिया। तो 1 लाख गुना संलेख के भाव में आपको पता है 6% का ब्याज लगता है, तो 6/100। 31 मार्च तक निकालना है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने हुए, तो गुना में 3/12। तो 1 लाख गुना 6/100 गुना में 3/12 कैलकुलेट करके आंसर आया 1500 रुपये, जो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर पार्टनर्स है, क्यू रिटायर होता है और क्यू रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो पी और आर की 1:1 होती है। गेनिंग रेशो निकालनी है, क्योंकि न्यू रेशो दी हुई है इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पी की न्यू है 1/2 और ओल्ड है 5/12। सोल्व करके आया 1/12। देखिए बी में भी 1 है, सी में भी 1 है। पहले तो आपको आर का भी निकालना पड़ेगा। आर की न्यू रेशो 1/2 और आर की जो ओल्ड रेशो है वो 3/12। तो ये कैलकुलेट करके आया 3/12। तो रेशो 1:3, जो ऑप्शन सी आपका है, तो वो ठीक हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कौन सी कैपिटल आपकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगी? आंसर होगा आपका फिक्स कैपिटल। फर्म के समापन पर बैलेंस शीट में दर्शाई गई गुडविल की रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले हम गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद गुडविल से हमें जो रिसीव हुआ सोल्ड आउट पैसे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि गुडविल रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। देखिए रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका नॉमिनल अकाउंट जो है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड में आपने प्रॉफिटेबल इनकम, प्रॉफिटेबल बातें लिखी हुई हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेंस, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन आंसर होगा। कारण अभिकथन प्रश्न है 7वां, साझेदारी प्रवेश का अर्थ फर्म का समापन नहीं परंतु पुरानी साझेदारी का समापन है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ए इज ट्रू। आर है, साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारी का पूर्ण गठन है, जिससे पुराने साझेदारी अस्तित्व में नहीं रहती, नई साझेदारी अस्तित्व में आती है परंतु फर्म चालू रहती है। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और दोनों उसकी साझेदारी के पूर्ण गठन से रिलेटेड बात है, प्रवेश से रिलेटेड बात है। तो ए और आर ठीक, और आर ए की सही व्याख्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। 8वां क्वेश्चन कारण अभिकथन प्रश्न है, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल ऑलवेज डिफरेंट। बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब भी आपको याद होगा ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वर्ड हैं, तो एक गलत है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ये लाइन तो ठीक कह रहा है वो, बट इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम इशूड कैपिटल, ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। तो आर भी कंप्लीट देखा जाए तो गलत कह रहा है, तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा। ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन की दर क्या है? डेट इज 90% ऑफ इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है, वाहक ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? वाहक ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, इनका केवल स्पुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है, और इनके साथ एक कूपन लगा होता है जिससे ब्याज दर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कूपन बॉन्ड को बिना डैश दर से निर्गमित किया जाता, आंसर होगा बिना पूर्व निर्धारित। शून्य कूपन बॉन्ड का मतलब ये नहीं शून्य कूपन बॉन्ड अर्थात बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर से इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है,
और यह किसी व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 24 है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करती है? मान्यताओं पर, परंपराओं पर, व्यक्तिगत निर्णयों पर, इन सब पर। आंसर इज इन सब पर। 25वां क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसिप्ट कहाँ पर आएगा? डेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है मीन्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, इसलिए आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 26वां क्वेश्चन है, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है उस, देखो सेकंड रीजन है, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा, माइनस टर्म ज़्यादा हो गए, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है। तो ए और आर ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है। 27वां क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिलिंग द ब्लैंक्स। द आंसर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है आपके क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 पेज नंबर हम देखेंगे। ओके, इस तरफ है 87 पेज नंबर। 11th क्वेश्चन है आपका, वाक ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने 1 मार्क्स में गलती से लिख दिया था, यहाँ मैंने रिपीट कर दिया। वाक ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, इनका केवल स्पुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जाता है और इनके साथ एक कूपन लगा होता है जिससे ब्याज प्राप्त किया जा सके। वहाँ पर 10वां क्वेश्चन ये आना था, शून्य कूपन बॉन्ड को बिना डैश दर से निर्धारित किया जाता है। आंसर इज पूर्व निर्धारित दर। 12वां क्वेश्चन आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 2:3, 20,000 और 10,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालनी है। तो 20,000 का 10% 2,000, 10,000 का 10% 1,000, कैपिटल आपका इंटरेस्ट हुआ 2,000 और 1,000, टोटल 3,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,500 रुपये। देखिए, प्रॉफिट जो 1,500 है उससे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनरशिप इट साइलेंट है, जब पार्टनरशिप साइलेंट होती है तो यू नो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ होने की दशा में ही दिया जाता है, लाभ कम है तो कम लाभ दिया जाएगा। जबकि यहाँ इंटरेस्ट कितना आ चुका है, 2,000 प्लस 1,000 3,000, प्रॉफिट है 1,500, तो हम पूरा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम रेशो निकालेंगे, 2,000 और 1,000 से रेशो निकालेंगे 2:1। उसके बाद आपका जो 2:1 आया, जो आपका 1,500 प्रॉफिट है उसको 2:1 में बांटेंगे, 1,000 और 500, बट ये प्रॉफिट के नाम से ना देकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दिया जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन बाय P&L 1,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का 1,500 1,500। नेक्स्ट है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के 2 प्रावधानों का उल्लेख करें। पहला आप बता सकते हैं, लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारी संलेख में लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। थर्ड आप दे सकते हैं, 13 क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 5 सालों के, गुडविल निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करके वेट दे रखे हैं। देखिए, प्रॉफिट जो है इनको वेट से फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। देखिए, फटाफट मल्टीप्लाई करा, टोटल आया आपका 2011 के जो वेट है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5, 9,84,000 बटे में 15 करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,600। उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 से गुना करेंगे तो आपका 1,31,200 गुडविल आ गया। ऐसी 2 दशाएं बताएं जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो लागू होती है। पहला आप बता सकते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल के लेखांकन व्यवहार के लिए सैक्रिफाइस रेशियो आवश्यक होती है। दूसरा आप बता सकते हैं, लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त भी गुडविल के लेखांकन व्यवहार में सैक्रिफाइस रेशियो की आवश्यकता होती है।
14 क्वेश्चन आपका ABC पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3:2, डी नया पार्टनर आया है 2:2/9 के लिए और उसके आने के बाद न्यू रेशियो जो है 3:2:2 हो गई है। 3 लाख वो कैपिटल लाया, 1 लाख वो गुडविल लाया। देखिए गुडविल के लिए आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, A, B और C की ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके 4/7, 3/7, 2/7, सॉरी 4 3 7 और 2 9, सॉरी 4/9, 3/9, 2/2 माइनस करेंगे तो 2 2 4 2 6 3 9, ये भी 9 है, 3/9, 2/9 और 2/9 आंसर आएगा। ए का 1/9, बी का 1/9, सी 0। तो ए और बी को हम इक्वल गुडविल देंगे, सी 0 है आपका, उसको नहीं देंगे। फटाफट से पहली लाने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट वो 4 लाख लेकर आया, टू डी कैपिटल 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। अब ये प्रीमियम और गुडविल जो 1 लाख है वो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल सेक्रीफाई रेशो में इक्वल 50-50 हज़ार बांट देंगे। सी नहीं आया क्योंकि उसका सेक्रीफाइजिंग 0 थी। 15 क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ रिटायर्ड और डिक्रीज यू आर नॉट सेटल्ड इमीडिएटली। अगर रिटायर्ड पार्टनर को हम उसी वक्त पेमेंट नहीं देते या जिसकी डेथ हुई है उसके उत्तराधिकारी को उसी वक्त पेमेंट नहीं देते तो क्या होगा। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ड्यू अमाउंट पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट कर लें। देखिए नहीं दिए तो वो लोन माना जाएगा, लोन में ट्रांसफर होता है, लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट। सेकंड, ड्यू अमाउंट के अनुपात में फर्म द्वारा भविष्य में जो अर्जित लाभ होगा उसमें उसका हिस्सा। 28 क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के 2 उद्देश्य लिखे। पहला आप बता सकते हैं सही लाभ हानि का पता लगाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाए गए स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता से व्यापारिक क्रियाओं का सही लाभ हानि पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाए गए बैलेंस शीट की सहायता से संस्था की संपत्तियों व दायित्वों से वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फॉरफिट करने हैं 100 शेयर जो 100 रुपये वाला था 150 रुपये में इशू हुआ, मीन्स 50 रुपये प्रीमियम है जो अलॉटमेंट के साथ है। अलॉटमेंट 50 रुपये मंगाई गई है। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ मंगाई गई है और फाइनल कॉल 20 रुपीज़ जो है आपकी इस तरीके से आपको दी हुई है। देखिए जो अलॉटमेंट के पैसे हैं वो आपने मंगवा भी लिए और आ भी गए। फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए हैं बट दिए नहीं है, और फाइनल कॉल मंगवाई भी नहीं है और दी भी नहीं है। तो अभी तक आपका जो कोल्ड अप हुआ जो आपका वो कितना हुआ, 100 रुपये में से 50 और 30 80 रुपये जो आपने मंगाए हैं। तो आप करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 रुपये जो मंगाए हैं वो हुए आपके 8,000। ठीक है, 50 और 30 80 रुपये आप मंगाएंगे। उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 100 गुना में 30 आपके हो गए तो 3,000 और 2 शेयर फॉर फीचर हुआ आपका 5,000 रुपये। उसके बाद उसने इनको री इशू करा है 70 रुपये का 80 का पेडअप मानते हुए। देखिए उसने अलॉटमेंट आपको दे दी थी इसलिए फॉरफीचर के वक्त हमने अलॉटमेंट का अमाउंट यूज नहीं करा। ठीक है, और ये उसके बाद है आपके एप्लीकेशन के 50 ये हो गए आपके। उसके बाद 70 रुपये वाला 80 रुपये में रीइशू हुआ 10 रुपये डिस्काउंट पर। तो आपका हुआ इस तरफ होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुना 70 7,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये जो डिस्काउंट है 1,000, 2 शेयर कैपिटल 8,000। देखिए आपने जितने शेयर फॉरफिट करे थे पूरे रीइशू करें तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेंगे। क्रेडिट 5,000 हुआ, डेबिट 1,000 हो चुका है, तो 4,000 रुपये शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट है आपका आपकी जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं उसने रियलाइजेशन के वक्त की। आपको मैं नरेशन से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहला उसने कहा था सुषमा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेगी और उसको रेम्यूनरेशन दी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000,
टू बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि उसको हमने दिया किसका, सुषमा को, तो टू सुषमा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमने उसे रेम्यूनरेशन दिया 5,000। सेकंड है पेड रेम्यूनरेशन टू विकास फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सेम यहाँ पर सुषमा को दिया, यहाँ विकास को दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल 10,000। थर्ड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो आपकी टोटल 15,000 हुई, जिसमें से 12,000 ए ने पे करे, बचे हुए फर्म ने पे करे, तो ए कैपिटल आपकी 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 13,000, टू बैंक अकाउंट 15,000, सॉरी 3,000, 12,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। जो पार्टनर ने करे वो पार्टनर में डेबिट होंगे, जो फर्म ने करे वो फर्म में डेबिट होंगे टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, उषा लिमिटेड से पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा, जिसमें मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, 3 एसेट्स दी हुई थी, वो हमने डेबिट कर दी। क्रेडिटर्स 80,000 दिए हुए थे और क्वेश्चन क्लियर कहा गया था कि उषा लिमिटेड से 1,08,000 रुपये में बिजनेस परचेज किया है, तो टू उषा लिमिटेड के नाम 1,08,000 रुपये लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखा तो क्रेडिट साइड में 1,12,000 की कमी रही, जो टू कैपिटल रिजर्व में आएगा। उसके बाद उसने कहा था कि जो उषा लिमिटेड को 1,08,000 रुपये देने हैं वो 20% प्रीमियम पर देना है। देखिए अमाउंट चाहे उसने प्रॉपर नहीं दिया, 20% प्रीमियम, परसेंटेज 100, तो आप डिबेंचर 100 का मानेंगे। उषा लिमिटेड 1,08,000 टू 12% डिबेंचर केवल गुना 100 अभी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपये गुना 20, तो 1,08,000 बटे में 120 करें, 900 आया। 900 हमने यहाँ 100 के आगे और 20 के आगे गुना करते वक्त लिखा, तो आपका अमाउंट आया 90,000 और 18,000। 19 क्वेश्चन है आपका, पी के पार्टनर है, रेशो है 5:3, आर 1/8 हिस्से के लिए आया और आर को हमने गारंटी दी कि तुझे 75,000 रुपये जरूर मिलेंगे और पी और क्यू जो कमी रहेगी वो 3:2 में सहन करेंगे। प्रॉफिट हुआ 4 लाख। पहले फटाफट बांट के देखें उन्हें मिला कितना, तो पहले न्यू रेशो निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट न्यू रेशो में बटेगा। 1 - 1/8 करेंगे 7/8, 7/8 गुना 5/8 गुना 3/8, पी और क्यू का आ जाएगा। आर के 1/8 को 64 करने के लिए 8/8 करेंगे, 35/64, 21/64, 8/64। देखिए जब नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया होता है और कुछ भी नहीं कहा तो माइनस रिमेनिंग को हम निकाल देते हैं ओल्ड रेशो में मल्टीप्लाई करके। हमने बहुत से देखे वो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा। अब आप इस 4 लाख को 35:21:8 में बांटेंगे। जब आप देखेंगे 35, 21, 8, 64 है, पूरा डिवाइड करके जो आपका आएगा वो आएगा 62:50। ओके, अभी केवल हमने डिवाइड करा। 62:50 को 35 से गुना करेंगे तो पी का हिस्सा आ गया, 6550 को 21 से गुना करेंगे क्यू का हिस्सा आया, 6250 को 8 से गुना करेंगे आर का हिस्सा आया, उसका आया 50,000। जबकि हमने उसको कहा था कितना देंगे तुझे, 75,000 प्लस 25,000, और ये 25,000 3:2 में कौन बांटेंगे, पी और क्यू। जो कमी रही केवल वो, तो 15,000 पी देगा, क्यू 10,000 देगा। तो पी के जो 2,18,750 आए उसमें से 15,000 कम कर देंगे। क्यू के जो 1,31,250 है उनमें से 10,000 कम कर देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पाई P&L 4 लाख, टू पी कैपिटल 2,18,750 माइनस जो गारंटी के दिए 2,03,750 आपका है। क्योंकि कैपिटल 1,31,250 पेड करेंगे गारंटी के 1 लाख, आपका आया 1,31,250। आर का 50,000 था, 15,000 पी से मिल गए, क्यू से 10,000 मिल गए, उसके पूरे 75,000 हो गए, तो आपका टोटल 4 लाख हो गया। उसके बाद है 19वें के अथवा में दिया हुआ था फिक्स कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल में अंतर। 3 अंतर आपको बताने हैं। पहला है आप बता सकते हैं खातों की संख्या। तो फिक्स कैपिटल में 2 खाते आते हैं, कैपिटल और करंट। वेरिएबल में एक ही खाता आता है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है पूंजी में परिवर्तन। फिक्स कैपिटल में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूंजी में कैपिटल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और वेरिएबल में इस दशा में कैपिटल अकाउंट में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस
जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट कभी भी ऋणात्मक शेष प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन वेरिएबल के वक्त कैपिटल अकाउंट ऋणात्मक शेष प्रदर्शित कर सकता है। 20th क्वेश्चन है आपका, नंदन, जॉन और रोजा पार्टनर है। जॉन रिटायर हो गया तो उसकी रिटायरमेंट का न्यू रेशो 1:1 होगी। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नंदन और रोजा की कैपिटल 43,000 और 80,500 और जॉन को 95,500 रुपये पेमेंट करनी है। पेमेंट इस तरीके से करनी है कि न्यू रेशो में उनकी टोटल कैपिटल एडजस्ट हो जाए। तो देखो तीनों को मिला के 43,000, 80,500, 95,500 तीनों को मिला के 2,19,000 आया। इसको न्यू रेशो में बांटेंगे तो नंदन की आई 1,09,500, रोजा की भी आई 1,09,500 क्योंकि इक्वल है। अब इनकी पहले कितनी है 43,000 और 80,500 माइनस करके नंदन से 66,500 मंगवा लेंगे, रोजा से 29,000 मंगवा लेंगे। देखिए टोटल अपने आप 95,500 आ जाएगा। जो उनसे पैसे आ रहे हैं उससे हम जोन की पेमेंट कर देंगे। देखिए पहले पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 95,500 टू नंदन कैपिटल 66,500 टू रोजा कैपिटल 29,000। फिर जोन को हम पेमेंट कर देंगे, जोन कैपिटल अकाउंट डेबिट 95,500 टू कैश अकाउंट 95,500। उसके बाद है 29 क्वेश्चन में, टोटल डेप्ट 3 लाख दी हुई है, शेयर होल्डर फंड 1,20,000 दी हुई है, करंट एसेट्स 1.5 लाख दी हुई है, वर्किंग कैपिटल 90,000 दी हुई है। आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। देखिए फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, लॉन्ग टर्म वाली। सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल से करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे क्योंकि करंट एसेट दे रखी है। 1.5 लाख में से 90,000 जाके 60,000 आ जाएगा। अब टोटल डेप्ट 3 लाख में से करंट लाइबिलिटी 60,000 घटाएंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगी 2,40,000। ठीक है, 3 लाख टोटल डेप्ट है, लॉन्ग टर्म आपकी करंट लाइबिलिटी 6,000, 3 लाख में से 6,000 घटाएंगे आपकी 3 आ गई आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स के लिए शेयर होल्डर फंड में टोटल एसेट जोड़ी जाती है। टोटल एसेट्स आपकी 1,50,000 जो आपकी है शेयर होल्डर फंड में आप टोटल और प्लस डेप्ट जोड़ देंगे। डेप्ट कौन सी, टोटल, तो 4,20,000 लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होती है तो टोटल एसेट्स भी 4,20,000 हुई। तो आप फॉर्मूले में रखेंगे 4,20,000 बटे में 2,40,000, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो आई 1:75:1। उसके बाद 20 का अथवा दिया हुआ है कि अनुपात विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं बताएं, 3 सीमाएं बताएं। अशुद्ध आंकड़े होने पर अनुपात भी अशुद्ध होंगे। अनुपात उन आंकड़ों पर निर्भर करते हैं जो वित्तीय विवरणों में दिए जाते हैं। यदि वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़े अशुद्ध होंगे तो अनुपात विश्लेषण भी अशुद्ध होगा। सेकंड है, अनुपात विश्लेषण मूल्य स्तर में परिवर्तन को महत्व नहीं देता। देखिए अनुपात विश्लेषण मूल्य स्तर में परिवर्तन को महत्व नहीं देता। इसे आप उदाहरण के तरीके से बता सकते हैं कि उदाहरण के लिए 2021 में 1,000 मशीनें 10 लाख की बेची, 2005 में 1,000 मशीनें ही 12 लाख की बिक गई। अगर आप केवल सेल को देखें तो आपको लगेगा 10 लाख से 12 लाख वृद्धि दर्शाओगे, जबकि एक्चुअली क्या हुआ, पहले भी 1,000 मशीनें थी, अब भी 1,000 मशीनें, तो वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो अनुपात विश्लेषण मूल्य स्तर के परिवर्तन को महत्व नहीं देता। नेक्स्ट, एक अकेला अनुपात का कोई महत्व नहीं होता। अनुपात विश्लेषण में एक अकेले अनुपात का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए करंट रेशो ठीक है, हो सकता है क्विक रेशो ठीक ना हो, हम करंट रेशो देखते ही कह दें कि नहीं लिक्विडिटी अच्छी है, जबकि इससे आपका फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए। क्वेश्चन तो देखते ही सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हर बच्चा सोचता है हमारे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये जरूर आना चाहिए। तो जल्दी से स्माइलिंग फेस के साथ करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या अंतर है? पहले आप अर्थ जरूर देंगे। सैक्रिफाइस रेशियो यह वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। गेनिंग रेशियो यह वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदारों द्वारा अवकाश या मृतक वाले साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया
जाता है। जल्दी से अंतर भी लिख देंगे। अंतर एक तो अर्थ ये सेम टू सेम हम दोबारा लिख देंगे। फॉर्मूला बता देंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वहाँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गणना का समय बता देंगे, सैक्रिफाइजिंग का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और गेनिंग का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक आप बता सकते हैं उद्देश्य, नए साझेदार के हिस्से में गुडविल की राशि को सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है और रिटायरमेंट के वक्त साझेदार को जो गुडविल की राशि दी जाती है वो गेनिंग रेशो में दी जाती है, मतलब जो पार्टनर्स है वो अपनी गेनिंग रेशो में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस में अंतर। देखिए नॉर्मली बच्चे को लगता है ये नहीं आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं। ईजी सा है आपका अंतर, बहुत अच्छे से आप इसको करेंगे। पहला अर्थ बताएंगे, कॉलिन एरियर वह राशि जो कंपनी द्वारा मांगी गई है परंतु अंशधारी ने अभी तक दी नहीं है। और कॉलिन एडवांस क्या है, जो कंपनी ने मांगी नहीं है लेकिन फिर भी अंशधारी ने दे दी है। दूसरा आप बताएंगे इंटरेस्ट बता सकते हैं। पहले इंटरेस्ट देख लेंगे कि कंपनी एक्ट टेबल एफ की शेड्यूल 1 के अनुसार कॉलिन एरियर पर 10% पर एनम ब्याज और कॉलिन एडवांस पर 12% पर एनम ब्याज। एक आप शेष बता सकते हैं, कॉलिन एरियर का डेबिट शेष होता है और कॉलिन एडवांस का क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं आय या व्यय। जो कॉलिन एरियर है इस पर जो ब्याज है वो कंपनी के लिए आय है, ठीक है, और जो कॉलिन एडवांस है इस पर ये कंपनी के लिए व्यय है। बैलेंस शीट में आप बता सकते हैं कहाँ पर आता है, कॉलिन एरियर नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से लेस किया जाता है और कॉलिन एडवांस करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। देखिए एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है किसी पेपर में था, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या दर्शाया आता है, तो आप उसमें एक कॉलिन एडवांस भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है आपका 30th क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द मेजर इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहले मतलब बता देंगे कि इसमें ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आदि का क्रय विक्रय आता है जिन्हें पुनः बेचने के लिए नहीं रखा जाता। आप इनफ्लो बता देंगे, सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट, दूसरी सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हैं सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, और तीनों रिसीव्ड दिखा दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ये आपका कैश इनफ्लो हुआ। कैश आउटफ्लो में आप परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीन ही दिखाएंगे। इन तीनों का सेल इनफ्लो हो गया और इन तीनों का सेल आउटफ्लो हो गया। उसके बाद हम फटाफट करेंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में ए बी सी पार्टनर है, बैलेंस शीट दी हुई है। डी नया पार्टनर आया, मशीनरी को 15% से कम कर देना, स्टॉक की वैल्यू 48,000 हो गई, पहले कितनी थी देखेंगे हम, 44 से 48, 4,000 से बढ़ गई है। प्रॉफिटेबल बात, आउटस्टैंडिंग रेंट 1900 लॉस की बात, और डी 6,000 गुडविल आया और बाद में जितनी कैपिटल चाहिए होगी वो ले आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जल्दी से। स्टॉक 4,000 से बढ़ा था, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया था 15%, 14,100 और आउटस्टैंडिंग रेंट था 1900। जल्दी से अकाउंट को बंद करेंगे, लॉस आएगा आपका 12,000 जो ओल्ड रेशो में बांट देंगे 6,000, 3,600 और 2,400। पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ए बी सी की कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट से लेकर 36,000, 44,000, 52,000। बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है वो ए बी सी में ओल्ड रेशो में बांट देंगे 7,000, 4,200 और 2,800। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेकर आया है, देखिए कितनी लेकर आया था वो प्रीमियम गुडविल, 6,000। नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया हुआ था तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होगी, तो 5, 3, 2 में ही इस 6,000 को बांटेंगे तो आपका आया 3,000, 1,800 और 1,200। उसके बाद पहले ए बी, और ये गुडविल दे रखी थी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटेंगे। टू गुडविल ए बी सी में 10,000, 6,000, 4,000। रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ए बी सी का पहले हम तीनों का टोटल करके बैलेंस शीट निकाल लेंगे, 30,000, 40, 400, 49,600। अब हम कैलकुलेट करेंगे डी कितनी लेकर आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग वो लेकर आएगा 2/5 के अनुसार। तो ए बी सी की अभी 80,000 आंसर नहीं आया हुआ, हम ये अब नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं। तीनों का कैपिटल का टोटल क्या है, 1,20,1,20 में उनका
3/5 के लिए ना वो तीनों, क्योंकि डी 2/5 है तो 5 1 कम 5 2 3/5, तो 1,20,000 का अपोजिट कर देंगे 5/3, 2 लाख आया, 2 लाख में उसका हिस्सा निकाल देंगे 2/5, 80,000 जो है वो उसकी कैपिटल आय लेकर आएगा। डी बाय कैश अकाउंट 80,000 कैपिटल, ये आपका बैलेंस आ गया। जल्दी से बैलेंस शीट बना देंगे। कैश आपका निकाल लेंगे सेकंड पे, 80,000 कैश डी लेकर आया कैपिटल की, 6,000 गुडविल की, और बैलेंस शीट में पहले से 18,000 था, 1,04,000 हो गया। बी आर 14,000, स्टॉक 48,000, डेटर्स 42,000, मशीनरी की वैल्यू कम कर दी 79,900, कैपिटल नए वाली ए बी सी डी, क्रेडिटर 64,000, बिल्स पेबल 22,000 पुराने वाले, आउटस्टैंडिंग रेंट हम और ऐड कर देंगे 1900, बैलेंस शीट मिला देंगे 2,97,900। ओके सॉरी यहाँ गलती होगी, ये 22,000 है बिल्स पेबल। देखिए बैलेंस शीट में जो बिल्स पेबल है 22,000 है, मैंने पहले 32 लिखे हो गलती से टोटल, इसलिए आपको 297 दिख रहा है। आप अगर इसको 2,64,000 22,000 1900 को टोटल करेंगे तो 2,87,900 ही आएगा। इसे ठीक कर ले। उसके बाद है आपका 22 एप्लीकेशन, 1 लाख हमने इनवाइट करी, एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये। एप्लीकेशन 3 लाख के लिए आगे हम दे सकते हैं 1 लाख, प्रोराटा उसने दे दिया, अनुपातिक आधार पर दे दिया। तो आपके एक्सेस मनी कितनी आई, 2 लाख पे 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख, अलॉटमेंट पे कितने मंगाएंगे 3 रुपये, तो 3 लाख जो 1 लाख हुए वो उसे हमें वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसने 3,000 राम है, 3,000 अप्लाइड करे तो उसका हम अलॉटेड निकालेंगे 1,00,000/3 लाख गुना में 3,000। उसके बाद 1,000 आएगा तो इसका डिफरेंट कितना हुआ, इसने आपको कॉल पैसे नहीं दिए और कॉल की आपके पास कोई एडवांस भी नहीं आया हुआ, फॉरफिट और रीइशू कर देंगे 8 रुपये में फुली पेड मानते हुए। उसके बाद है आपका फटाफट कर देंगे। पहले एप्लीकेशन मंगाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख में से अलॉटमेंट पर 3 लाख, 1 लाख वापस कर दिए और इक्विटी शेयर कैपिटल आई आपकी 2 लाख रुपए। उसके बाद अलॉटमेंट पे 3 लाख मंगाएंगे, 3 लाख पहले से आए हुए तो कोई एंट्री नहीं होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 लाख ड्यू करेंगे, 5 लाख में से 5,000 उसने नहीं दिए, 1,000 पर 5 रुपये उसने नहीं दिए। ठीक है, तो ये आपके 4,95,000 आएंगे। अब आप मंगा पूरे चुके हैं तो आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर कैप फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 गुना 10 10,000, आए कितने नहीं, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 5,000, तो मीन 2 शेयर फॉर फीचर 5,000। उसके बाद इनको री इशू करना है 10 वाला 8 में, पेड अप 10 का, तो 2 रुपये डिस्काउंट का बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 गुना 8,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1,000 गुना 2,000, 2 शेयर कैपिटल 10,000। उसके बाद देखो 1,000 ही फॉरफिट थे, 1,000 ही रीइशू थे, डायरेक्ट शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे, 5,000 से 2,000 डेबिट हो गया, 3,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। 30th क्वेश्चन में बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है, बैलेंस शीट दी हुई है आपको, और ये जितनी भी है उस बैलेंस शीट को आप देखेंगे, पूरी बड़ी बैलेंस शीट दी हुई है विद नोट्स टू अकाउंट, ये पूरा मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, सबसे पहले आप इसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में बांटेंगे। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आप इसका वर्किंग नोट्स देखेंगे, आपके ये वर्किंग नोट्स देखेंगे। ओके, डायरेक्ट ही आ जाएगा ये, देखिए प्रॉफिट चाहिए ना आपको, प्रॉफिट आपका ये P&L दे रखा है 24,000 से 1,32,000 हो गया। देखिए 2014 इधर है, 2015 इधर है, तो 1,32,000 24 से बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ 1,32,000 में से 24,000 कम करेंगे 1,08,000। उसके बाद देखिए कहीं कोई डेप्रीशिएशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, गुडविल कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपका यही आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1,08,000। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में देखें, करंट एसेट्स में आपका
मार्केटेबल सिक्योरिटी हम नहीं लेते क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट होता है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे इन्वेंट्री बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों को हम माइनस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 43,000 माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,500 माइनस। करंट लाइबिलिटी देखेंगे, करंट लाइबिलिटी में एक ही चीज़ है, ट्रेड पेबल्स 27 से 75 बढ़ रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे। ये करके आपका सब आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 50,500। इन्वेस्टिंग के लिए आप फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो ही हैं हमारे पास। देखिए फिक्स्ड एसेट्स आपकी बढ़ रही है, परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। परचेज मीन कैश गया, दोनों को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिख के आपका 72,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको केवल शेयर्स दे रखे हैं, इशू ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, ये आपके ये रहे शेयर होल्डर फंड्स में। शेयर कैपिटल 1,80,000 से 2,10,000, 30,000 से इशू ऑफ शेयर कैपिटल हम फाइनेंसिंग में लिख देंगे। तो आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ा तो नेट कैश फ्लो जो आपका आएगा इंक्रीज और डिक्रीज वो आएगा आपका 8500। इसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ के देखेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी वाले और करंट मार्केटेबल सिक्योरिटी वाले और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 और 9500 जोड़ेंगे। तो आपने 60,000 और 9500 जोड़े तो आपका 69,500 जोड़ के 78,000 आया। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्लोजिंग यहाँ कितना है, 54,000 और 24,000, ये भी 74,000 है। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच कर रहा है। ये आपका 78,000 है और यहाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, 24,000 और 54,000, ये भी आपका 78,000 ही हुआ। तो ये था आपका कोड सी का कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर जो आपका था HBSC का। इसे आप बार बार ध्यान से सुने, इसमें बहुत से न्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके सेट A B से बड़े डिफरेंट और जो आपका प्री बोर्ड हुआ था उससे भी डिफरेंट है। तो कोड सी को बहुत अच्छे से आप कर लें। 4 मार्च के जो आपका पेपर है अकाउंटेंसी का, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट।